हेलो मेडिकोस। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एक्शन पोटेंशियल के ऊपर, देखा था हमने, बात किया था किस प्रकार से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को जो है कुछ डाउट रह गए कि उनको ये समझ में नहीं आया कि सर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में जो सोडियम पोटेशियम के चैनल है उनका बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, कैल्शियम आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो एक काम करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कारण ये है कि एक्शन पोटेंशियल वाले हिस्से में यदि नर्व कंडक्शन को ही हम ठीक से नहीं समझेंगे तो आगे बात समझना फिर जो है वो बेमानी को। कारण ये है कि नर्व की फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बात तो क्लियर है हमको कि यदि हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देखिए बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं अब कि एक्शन पोटेंशियल की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होता है। तो ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशंस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, कहां देखने मिलते हैं आपको? ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल के ऑन दी मेम्ब्रेन्स ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है ना। अब एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है? ये होती है नर्व सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है। ठीक है, तो वास्तव में एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? ये वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन होते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्साइटेबल सेल्स के। और सबसे खास बात ये होती है कि these फ्लक्चुएशंस आर दी रैपिडली प्रोपेगेटिंग होते हैं कि ये रैपिडली प्रोपेगेटिंग होते हैं, लगातार ये आगे बढ़ने वाले होते हैं। तब तो इनको बोला हमने एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इनको हम। क्लियर? ठीक है। एंड where they are propagating, they are moving through the membrane, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ये मूव करते हैं, गमन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज वाइवा के अंदर प्रोफेसर पूछ लेता है आपसे कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, चलो बताओ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तब हम बोल रहे थे सोडियम आएगा पोटेंशियल। नहीं, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग कि आपको बताना है कि एक्शन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशंस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्साइटेबल सेल्स व्हिच प्रोपेगेट रैपिडली अलोंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बतलाया बेटा। ठीक है, और एकदम देखो क्या होता है कि हम एक गलती करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एमबीबीएस कर रहे हैं या हम बीडीएस कर रहे हैं या हम जो भी मेडिकल का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील करेंगे। नहीं, पूरा मेडिसिन, पूरा मेडिकल बेसिक्स के ऊपर हटके, बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपको जो है वो एमडी करेंगे, डीएम करेंगे, वहां भी बेसिक्स ही काम आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दूसरी हम बात करते हैं कि जाहिर सी बात है कि अब देखो सिंपल सी बात है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात करें हम तो क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिग्नलिंग मैकेनिज्म के। हम कहते हैं कि ये सबका सब जो है वो किसका हिस्सा है? ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म का हिस्सा है। तभी तो हम बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम तो हम क्या बोलते हैं, ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म का हिस्सा है। कि होता क्या है बेटा, यहां पर होता ये है कि देयर इज ए सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस रिसीव होता है और इस स्टिमुलस को थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक्शन पोटेंशियल, विद द हेल्प ऑफ एक्शन पोटेंशियल इस स्टिमुलस को हम कहां तक भेजते हैं? इसको हम सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। देन उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या इसका जो है वो क्या इसका जो है वो रिजल्ट होना चाहिए, क्या इसका जो है वो इफेक्ट होना चाहिए, क्या इसमें एक्शन होना चाहिए, क्या जो है वो क्या इसके अंदर एक्शन होना चाहिए, किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, किस तरह का इंफॉर्मेशन है, उसको फिर पता लगाया जाता है। क्लियर? तो ये हमने क्या बोला, ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है व्हाइट बोर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने जूम पे क्लास लेके देखा। ठीक है, जब तक हमारा खुद का, अभी क्या हो गया कि अभी हम लॉकडाउन के चलते हम अपनी टेक्नोलॉजी, जो हमारा स्टूडियो है, जो हमारा पूरा सेटअप है, उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द बोर्ड। ये जो है वो बायोमेट्रिक्स की शुरुआत के समय से है वो चला आ रहा है, और ये बहुत तो घर में ही जो है हम ये आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी लोअर साइड रहेगा, थोड़ा मजा भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, मजा तो पूरा आएगा, ये तो गारंटी में लेता हूं। ठीक है, समझ में आएगा, तो वो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा मेरे साथ में। अब देखिए दूसरी बात, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि अब प्रश्न उठता है
कि हाउ द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, तो हम इतना जानते हैं कि एक्चुअली में द मेम्ब्रेन इज हैविंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि मेम्ब्रेन में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है व्हेन देयर इज अल्टरनेशन इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में परिवर्तन होता है तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर? मतलब ये जो है ये एक सेट कंडीशन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, जब इसके अंदर जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट की जाएंगे तब क्या होगा, तब जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब देखो ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब देखो हमको अच्छे से मालूम है कि स्पाइन, मैंने आपसे कहा कि मान लो मैंने आपसे कहा कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारा, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारा, क्या ठीक, फिर से जुड़े हुए ये न्यूरॉन्स की बात करें यहाँ पे कि ये हमारे जो है वो क्या हो गया, डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, न्यूरॉन हो गया हमारा, ठीक है, फिर क्या हो गया ये हमने आपसे कहा कि ये इसका अगला हिस्सा हो गया। देन ये कहां पहुंचेगा, ये सेंस ऑर्गन तक पहुंचेगा, ये हिस्सा के जो इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा, इंफॉर्मेशन को के इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचेगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो हम देखते हैं कि हमको जो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो एक क्या हो गया, ये हो गया भैया, ये हो गया पेरिफेरल नर्व हो गया, और ये जो है वो क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेस हो गया, ये पेरिफेरल प्रोसेस हो गया, और ये सेंट्रल प्रोसेस हो गया जो सीएनएस से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, जब हम बात करते हैं तो अब बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझसे पूछी कल जो है वो ग्रुप के अंदर कि हमारा मेडिकल के स्टूडेंट का एक ग्रुप भी है जिसमें हम जो है कई सारे कमांडोज जो बायोमेंटर से पढ़कर सिलेक्ट हुए वो उसका हिस्सा है। तो वो कई बार क्वेश्चन करते हैं, तो उन्होंने पूछा इसमें कि सर हमको समझ में नहीं आया इसमें कि जो कहा जाता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पोटेशियम आयन की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है, सोडियम से क्यों नहीं बोलते उसको हम, तो उसके पीछे क्या कारण है हम इस पर बात करते हैं। कि अभी हम इतना जान लेते हैं यहाँ पर ये कि हमको पता होना चाहिए कि ये देखिए यह हमने क्या किया, कर रहे हैं हम समझने के लिए हम एक मेम्ब्रेन बना के, ये हमने एक मेम्ब्रेन को हमने एक हिस्सा को देखो बेटा, हमने एक सेल के एक मेम्ब्रेन, न्यूरॉन के एक मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कि हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और हम इतना जानते हैं कि जो फंडा कहता है, जो फंडा है वो ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पोटेशियम आयन के जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल के बराबर होता है कि इट इज हम कहते हैं कि इट इज द पोटेशियम आयन के जो है वो पोटेशियम आयन के इक्वेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि भाई आयन तो सोडियम आयन भी वहां प्रेजेंट है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो फिर ये पोटेशियम को ही क्यों हमने लिया यहाँ पर, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इतना हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन के कोई भी मेम्ब्रेन हो, इतना हम जानते हैं कोई भी मेम्ब्रेन हो तो मेम्ब्रेन में सबसे पहले हर एवरीवेयर इन द मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वी नो दैट कि सोडियम पोटेशियम पंप देखने मिलेगा जो कि क्या क्या काम करेगा, जो 3 सोडियम को जो है वो बाहर निकालेगा। कि ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला हिस्सा देख रहे हैं हम, सेल के बाहर वाला हिस्सा, ठीक है ना, क्लियर है ना बेटा, सिंपल ये मेम्ब्रेन हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रासेलुलर सेल के अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, हम साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं इसको, है ना बेटा, इसको हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और बाहर हम बोल सकते हैं कि जो है वो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक फ्लूइड बोल सकते हैं इसको हम, एक्स्ट्रा प्लाज्मिक बाहर वाला फ्लूइड बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप हमको जो है वो देखने मिलता है, बाहर से 2 पोटेशियम हमेशा अंदर आते हैं, अंदर से 3 पोटेशियम बाहर निकलते हैं। ये एक एंटीपोर्ट पंप होता है, ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है, 3 प्लस को बाहर निकालता है, 2 प्लस को ये बाहर से अंदर लेके आता है, क्लियर। तो इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है लगातार काम कर रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अब देखो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो होता है -70 मिलीवॉट के, -70 मिलीवॉट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, -90 भी होता है, कई बार -60 भी होता है, डिपेंड करता है अलग अलग सेल मेम्ब्रेन, अलग अलग टिश्यू का ये अलग अलग होता है। पर जनरली हम एक एक्साइटेबल सेल की बात करें तो हमने इसको -70 मिलीवोल्ट मानकर चल रही है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इन जनरल यदि आप देखें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बात करते हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड है वहां पर इट इज हैविंग मोर सोडियम आयन, ठीक है, लेस पोटेशियम आयन, ठीक है ना। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, मोर पोटेशियम आयन एंड लेस सोडियम आयन, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि
नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्थाओं में, नॉर्मल कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो उस समय नॉर्मल कंडीशन में जो है मेम्ब्रेन के, नॉर्मल कंडीशन में द मेम्ब्रेन इज नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जब कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, उस समय मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए वेरी लेस परिमाण के, काफी कम, वेरी लेस परिमाण होती है मेम्ब्रेन के, जबकि पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिबल होती है, अधिक पारगम्य होती है, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल होते हैं यहाँ पे जिनको हम बोलते हैं लीकी पोटेशियम आयन चैनल बोलते हैं, जिनको हम लीकी, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं लीकी पोटेशियम आयन चैनल के, ये होते हैं, ये लगातार लीक कर रहे होते हैं, लीकी पोटेशियम आयन चैनल। और बिल्कुल सही वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे दे आर दी नॉन गेटेड पोटेशियम आयन चैनल के, नॉन गेटेड होते हैं के, समझते हैं गेटेड के, नॉन गेटेड पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, लीकी पोटेशियम आयन चैनल बोलते हैं, इनको लीकी पोटेशियम आयन चैनल कहते हैं, नॉन गेटेड चैनल होते हैं के। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं गेटेड चैनल की बात करते हैं, जब हम गेटेड चैनल की बात करते हैं तो हमको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ चैनल, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं बेटा, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं लिगांड के, क्योंकि हम कहते हैं केमिकल्स के लिगांड गेटेड होते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो लिगेंड्स को पहचान सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो इतना हम समझते हैं यहाँ पे कि जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर को, केमिकल को पहचान के रिएक्ट करते हैं, वो लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन गेटेड चैनल होते हैं, जबकि हमने कहा लीकी पोटेशियम आयन चैनल के बारे में बात किया, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अब चूंकि कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, अपना एक आयनिक ग्रेडियंट है, नॉर्मली आप देखेंगे तो सोडियम आयन यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, पोटेशियम आयन यहाँ पर अधिक है, यहाँ पे कम है, तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, लगातार जो है बाहर से थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आता होता है और अंदर से कुछ पोटेशियम बाहर निकल आता है। ये बात अलग है कि पोटेशियम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल सकता है, क्योंकि लीकी पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, चूंकि, और इसीलिए चूंकि पोटेशियम, मेरी बात बड़े ध्यान सुने करके, चूंकि पोटेशियम आयन जो है वो इजीली बाहर निकल पाता है इन लीकी पोटेशियम आयन चैनल के अकॉर्डिंग, जबकि सोडियम आयन को अंदर आने में बड़ी तकलीफ है, वो जब तक कि उसको जो है वो डिफ्यूज होकर अंदर आना चाहता है, लेकिन वहां पर जो है मेम्ब्रेन ने ऐसा ब्रेड लगाया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सोडियम आयन अंदर की ओर नहीं आ पाते हैं, जबकि अंदर के पोटेशियम कंपैरेटिवली बाहर निकल पाते हैं। तो इन दोनों आयन में से मैं आपसे बोलता हूं कि मेम्ब्रेन के आर पर कौन सा आयन ऐसा है जो अपने आप के इक्विलिब्रियम को सेट कर सकता है, अपने इक्विलिब्रियम को जो सेट कर सकता है, वो आयन कौन सा है? क्या वो सोडियम आयन है? आप बोलोगे नहीं सर, जब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो सकता है, जब तक कि वो आयन जो है वो इजीली डिफ्यूज होकर अंदर बाहर नहीं हो सके, ठीक है। जबकि पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल रहा है, तभी तो लीकी पोटेशियम आयन चैनल के, और दैट्स व्हाई बिकॉज़ दिस आयन कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन इजीली, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो पोटेशियम आयन के जो इक्विवेलेंट है, यानी पोटेशियम आयन ने जो भी अपना इक्विलिब्रियम, पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बराबर है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बराबर है, बिकॉज़ दिस इज द आयन दैट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, थ्रू द लीकी चैनल, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एक आपका डाउट मैंने क्लियर किया कि वाई क्यों पोटेशियम आयन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पोटेशियम आयन को इतना इंपॉर्टेंस देने का सिंपल सा कारण ये है कि ये लीकी पोटेशियम आयन चैनल से बाहर निकल सकते हैं, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो, अब आपको बता दूं मैं कि मेडिकल इमरजेंसी में कंडीशन आती है हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया, है ना बेटा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयन का कम होना, हाइपोकैलेमिया अधिक बढ़ जाना, हाइपरकैलेमिया सोडियम आयन का कम होना, हाइपोनेट्रीमिया बढ़ जाना, हाइपोनेट्रीमेंट के। दीज आर द कंडीशंस which affect नर्वस सिस्टम सीवियरली, ये मतलब जो है व्यक्ति को जो है वो सडनली, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली कंडीशन में से एक होता है। हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर के। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि वाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड टू बी पोटेशियम के इक्विवेलेंट, पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बराबर माना जाता है। तो मैंने इसका कारण आपको बताया, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि जो पोटेशियम के जो लीकी चैनल से, नॉन गेटेड चैनल से वो बाहर निकल रहा होता है, इसलिए हमने इसको कहा है बैठ के। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात ये कि जो, अब देखो, अब ये तो हमने बात किया कि एक जो क्वेश्चन था आपका
कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के इक्विवेलेंट क्यों कहलाता है, तो उसका मैंने आपको आंसर दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम जो है वो चीजों को थोड़ा सा और अलग नजरिए से लेने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब हम इतना जानते हैं यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कैसे होता है। तो अब ये काम करते हैं हम, फिर से जो है वो इस डायग्राम को लेते हैं, फिर से थोड़ा समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या होता है बेटा, कि हमें इतना पता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में कई तरह के मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन में कई तरह के जो है वो आयन चैनल पाए जाते हैं, और आयन चैनल मेम्ब्रेन में होते हैं तभी तो आयनिक मूवमेंट अंदर बाहर हो सकता है। तो देयर आर सब देयर, मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे सोडियम के कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, और याद रखिएगा सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, कुछ पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, पोटेशियम के कुछ नॉन गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, अब खास बात यह है कि थोड़ा सा चैनल का बिहेवियर हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोडियम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सोडियम आयन का जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम आयन, मैंने कहा आपसे ये सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में इसका दरवाजा बंद रहेगा, ये ऐसा बंद रहता है नॉर्मल, ये बंद। इट इज दी सोडियम आयन का ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो कि वास्तव में क्या है, क्लोज है। इस समय एक्साइटेड नहीं है, क्लोज है, मतलब ये बंद व्यवस्था में, ये क्लोज अवस्था में इस समय ये जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये क्या हो गया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो हम कहते हैं इसको बोलते हैं, ऊपर वाले दरवाजे को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन गेट कहते हैं, इसको हम एक्टिवेशन गेट कहते हैं। जब एक्टिवेट होगा तब ये खुलेगा। ठीक है, और नीचे वाले को उसको बोलते हैं हम, ये कहलाता है इनएक्टिवेशन गेट कहता है, इसे इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना, ये सोडियम आयन। फिर हमने क्या किया, समझने के लिए हमने जो है वो एक पोटेशियम आयन का भी गेट बना लिया हमने, पोटेशियम आयन से बना लिया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये पोटेशियम आयन का हमने बनाया। तो ये क्या है बेटा, ये भी हमने क्या कहा, ये जबकि क्लोज है ये, ठीक है, बंद है ना, तो ये हमने पोटेशियम आयन का बना लिया। तो असल में वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं, वोल्टेज डिफरेंस के कारण वो जो है वो ओपन होते हैं। तो सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। के अब होता क्या है कि कोई हिस्सा है, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन का लंबा हिस्सा है, अब यहाँ पे लगातार मान लीजिए मैंने कहा कि कुछ क्या होता है, कोई स्टिमुलस आया यहाँ पे, कोई स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस हो सकता है टच के फॉर्म में हो, स्टिमुलस हो टच के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, व्हाटएवर द सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट है, जो भी सेंसरी सेल यहाँ प्रेजेंट है वे इंफॉर्मेशन को सेंस कर सकती हैं, और इंफॉर्मेशन को सेंस करने के बाद उन्हें करना क्या होता है, उन्हें कुल मिलाकर उन्हें एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट करना होता है। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर के थ्रू इंफॉर्मेशन आए, चाहे लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन आए, चाहे वो जो है वो इंफॉर्मेशन प्रेशर के थ्रू इंफॉर्मेशन आए। तो होता क्या है कि हम इमेजिन करते हैं कि मैं इस हाथ को मैंने यहाँ पर टच किया तो मतलब देयर इज ए प्रेशर सेंसिटिव, देयर मस्ट बी सम प्रेशर सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल, कुछ ऐसे सोडियम आयन चैनल होना चाहिए जो प्रेशर को सेंसिटिव हो। हालांकि इनकी संख्या कम होगी, बट दे कैन क्रिएट, जैसे टच किया आपने तो उनके अंदर क्या होता है, जो आयन चैनल होते हैं, कुछ आयन चैनल होते हैं जो टच करने पे, स्टिमुलस मिलने पे जो अपने कन्फर्मेशन को जो चेंज करते हैं, जो अपने संरूपण को या कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं। तो चेंज करने पर क्या हुआ ये कि कुछ इमेजिन करते हैं, ये वो प्रेशर सेंसिटिव जो है वो आयन चैनल से इमेजिन किया हमने यहाँ पे। क्लियर, इससे क्या हुआ, जैसे ही जो है इसको टच किया आपने, स्टिमुलस दिया आपने, तो कुछ सोडियम आयन जो है वो अंदर क्यों रहा है, कुछ सोडियम आयन अंदर क्यों रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ सोडियम आयन अंदर की ओर आया तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे सोडियम आयन अंदर की ओर आया तो पोटेशियम के लीकी चैनल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कुछ पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये जो है वो, हमने कहा कि ये जो है वो यदि हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की हम बात करें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि, ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। हमने कहा ये हमारा इमेजिन किया, हमने कहा कि ये जो लाल लकीर है ये
आपका -70 मिलीवोल्ट का ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये शो करती है, ठीक है ना। इसने -70 मिलीवोल्ट के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसने शो किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको जो है वो एक वी नीड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, वी नीड सम काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के, हमें एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या बोला, इस पॉइंट को हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल दिया। सपोज हमने कहा कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, हमने समझने के लिए लिया कि इसका वैल्यू जो है कितना है, ये +30 मिलीवोल्ट के, ये हमने कहा कि ये इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का वैल्यू that can vary from cell to cell, tissue to tissue के। तो हमने क्या कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट के, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है +30 मिलीवोल्ट के। अब होता क्या है, होता ये कि जैसे कोई स्टिमुलस मिलता है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए के, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस स्टिमुलस के मिलने पर होता यह है कि जो भी सेंस ऑर्गन है उनके पास में जो भी चाहे वो स्टिमुलस टच के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, जो भी सेंस ऑर्गन होंगे उनके पास में कुछ ना कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं बाय द स्टिमुलस, बाय दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, उस स्टिमुलस से वो कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं। और उस कन्फर्मेशनल चेंज के होने पर कुछ सोडियम आयन बाहर से अंदर आया। अब जैसे कुछ सोडियम आयन बाहर से अंदर आया तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि जो हुआ ये कि कुछ यहां पर जो है यहां पे वैल्यू माइनस से प्लस की ओर बढ़ी, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आया के अंदर बढ़ी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये स्टिमुलस इतना वीक था, ये स्टिमुलस उतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ना पहुंच के ये धीमे से खत्म हो गया। क्वेश्चन ये उठा कि ये जो ऊपर तक गया, ये ऊपर तक गया, तो ये क्यों ऊपर तक गया, क्योंकि सोडियम आयन बाहर से अंदर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द सोडियम आयन चैनल, जो कि स्टिमुलस के थ्रू स्टिमुलस मिलने पर जो सेंसरी ऑर्गन है उसके जो भी चैनल्स थे सोडियम आयन चैनल से कन्फर्मेशन चेंज का उनमें चेंज हुआ। और ये नॉर्मल वोल्टेज रेटेड चैनल से अलग होते हैं। देखिए वोल्टेज रेटेड सोडियम आयन चैनल तभी एक्टिवेट होगा जब आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, खत्म। अब ये खत्म क्यों हुआ, खत्म इसलिए हुआ कि बाहर से कुछ सोडियम आयन अंदर आ गया, तो पोटेशियम आयन अंदर के लीकी चैनल से बाहर चला गया और उस दौरान सोडियम पोटेशियम पंप ने काम किया, सिस्टम को वापस सेट कर दिया, तो वापस बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मतलब एक इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो आपको पता ही नहीं चली, जो आपको जिसकी जानकारी ही नहीं मिल पाई, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो पाया, है ना बेटा, ठीक है। क्लियर क्लियर। अब थोड़ा सा स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया हमने, और बढ़ाया तो अब क्या हुआ, अब ये देखिए ये थोड़ा सा और ऊपर आया है, ऊपर आया, लेकिन अभी भी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है। अगेन इट ड्रॉप डाउन, फिर ड्रॉप हो गया, ठीक है, फिर ये ड्रॉप हो गया, नहीं पहुंचा, ठीक है। मतलब इस बार पहले से अधिक सोडियम आयन चैनल खुले, लेकिन खुलने के बावजूद जो है वो अंदर से लीकी पोटेशियम आयन चैनल ने पोटेशियम को बाहर भेज दिया, तो आयनिक बैलेंस बन गया। मेम्ब्रेन थोड़े समय मेम्ब्रेन का, देखिए ये बात अलग है, ये सारे के सारे कहलाते हैं लोकल पोटेंशियल, इनको लोकल पोटेंशियल कहते हैं, और ये लगातार क्रिएट होते रहते हैं, पूरे समय क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन कब देखने मिलेगा, जब इसका वैल्यू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा, जब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ कि इसका वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू जो है यहां पे आया और इसने थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर दिया, टच किया आपने, ये से टच किया, अब क्या हुआ, अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ चुका था। अब क्या हुआ, अब जैसे ही जो है इसने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को इसने टच किया, जैसे इसने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच किया, हुआ ये कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक, ये गेट ओपन हो गया, ठीक है, ये गेट ओपन हुआ, ठीक है, ये गेट ओपन हुआ। अब ये गेट क्या हुआ बेटा, जो एक्टिवेशन गेट था, दिस इज ओपन, दिस ओपन नाउ। कब ओपन हुआ बेटा, जब आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में पहुंचे तो गेट ओपन हुआ, और चूंकि सोडियम आयन बड़ा परेशान था, बहुत बड़ी मात्रा में बाहर इकट्ठा कर रखा था, मेम्ब्रेन उसको अलाउ भी नहीं कर रही थी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना अधिक था, जो आयनिक ग्रेडियंट है, हम कहते हैं कांस्टेंट से ग्रेडियंट इतना अधिक था कि झट से जो है, झट से बड़ी मात्रा में सोडियम आयन अंदर की ओर मूव किया, बड़ी मात्रा में सोडियम आयन अंदर की ओर मूव किया, मतलब 30 सोडियम आयन अंदर के मूव किया। अब देखिए क्या हुआ, अंदर मूव किया, मतलब ये ग्राफ ऊपर बढ़ गया, ठीक है, ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ गया। अब लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, जैसे ही अंदर आता है तो अंदर आने पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी, जो माइनस, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो थी माइनस चार्ज में थी, बाहर मेम्ब्रेन प्लस चार्ज में थी, तो मेम्ब्रेन की पोलरिटी बदलती है।
अब मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन की पोलरिटी बदलेगी, तो पोलरिटी बदलने से क्या होता है कि सोडियम आयन की जो फर्दर एंट्री है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और साथ साथ में जो इनएक्टिवेशन रेट है वो रैपिडली, ये सब फ्रैक्शंस, ये सब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड टू सेकंड होता है, मिली सेकंड्स में होता है। अब ये इनएक्टिवेशन रेट तेजी से जो है वो क्लोज कर देता है, अब ये क्लोज हो गया, क्लोज कर दिया, फर्दर एंट्री होगी इसमें, फर्दर एंट्री को स्लो हो गया, इसलिए ये ग्राफ यहां तक पहुंचा और अब ये ग्राफ ऊपर बढ़ना रुक गया। क्योंकि क्या हुआ ये कि सोडियम आयन के जैसे जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचे, झट से बड़ी संख्या में के मिलियंस ऑफ जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन किए, एकदम से ओपन हुए और बड़ी तेजी से सोडियम आयन अंदर क्यों आया, तो आपने क्या देखा, आपने कहा ये प्लस बना, इमेजिन करते हैं, हमने कहा ये प्लस 60 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच गया, प्लस 60 मिलीवोल्ट तक मान लो ये पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया ऊपर तक, ये पहुंच गया, ठीक है, क्यों पहुंच गया, अंदर सोडियम आयन अंदर आ गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि अब क्या हुआ बेटा, अब हुआ ये कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू होगा, क्योंकि कारण ये कि अब लोकल करंट बनना शुरू होगा, करंट प्रोपेगेट कैसे करता है हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पर जो है ये, लेकिन जैसे ये घटना घटी वैसे सोडियम आयन के अंदर आने पर बड़ी तेजी से अंदर आने के साथ ही जो है सोडियम आयन का वोल्टेज आयन का इनएक्टिवेशन गेट जो है वो बंद कर दिया, वो क्लोज कर दिया, वो क्लोज हो गया, क्लोज हुआ। अब फर्दर सोडियम आयन की एंट्री आगे नहीं हो सकती। और साथ साथ क्या हुआ, साथ साथ ये हुआ कि जो पोटेशियम आयन का जो गेट था वो ओपन हो गया, पोटेशियम आयन को बाहर निकालना ओपन हो गया, पोटेशियम आयन का एक्टिवेशन गेट जो है ओपन हो गया, और पोटेशियम आयन का जो इनएक्टिवेशन गेट है वो धीमे धीमे क्लोज करता है। इन दोनों गेट की स्पीड की बात करें हम तो ये फास्ट क्लोजिंग होता है, इसका स्लो क्लोजिंग होता है, तो बड़ी मात्रा में पोटेशियम आयन जो है वो यहां से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आयनिक बैलेंस बिगड़ गया है, मेंब्रेन को दोबारा से अपना पोटेंशियल उसको मेंटेन करना है, अब पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल रहा होता है, मतलब आगे अब पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू करता है, ठीक है, ड्रॉप करना शुरू करता है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली लंबे टाइम पे। अब होता क्या है बेटा इसमें होता है ये क्लोज हो गया, ठीक है ना, ये क्लोज हो गया अपना, और अब एक्टिवेशन गेट जो होता है ये भी अब क्या होगा कि देखिए, अब ये सी क्लोज हुआ ये, तो इसके क्लोज होने के बाद में जो एक्टिवेशन गेट है, ठीक है, जो एक्टिवेशन गेट है वो पहले अब जो है मतलब दोबारा है ना, ऐसे समझ लीजिए आप कि एक गेट ओपन हुआ, दूसरा गेट जो है वो दोनों गेट एक से कुछ मिली सेकंड में दोनों गेट ओपन हुए, सोडियम आयन अंदर आया, नीचे वाला गेट जल्दी से जो है वो बंद हो गया। अब नीचे वाले इनएक्टिवेशन गेट को वापस अपनी जगह पर आना है, वापस अपनी जगह पर उसको आना है, एक्टिवेशन गेट को वापस अपनी जगह पर जाना है, तो ये पूरा का पूरा जो रिकन्फर्मेशन है इस गेट का जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए सोडियम आयन चैनल एक बार खुलने के बाद एक रिफ्रैक्टरी पीरियड में चले जाते हैं, वो थोड़े समय के लिए नहीं खुलते, जब तक कि वापस से मेम्ब्रेन पोलराइज ना हो जाए तब तक वो उतने समय के लिए वो नहीं खुलते, देयर मस्ट बी ए रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें कि वो अपने आप को रीसेट करता है कि वापस से जो कंडीशन थी उसको एस्टैब्लिश करेगा वो पहले वाली कंडीशन, क्लियर। अब पोटेशियम आयन चैनल जो है उसने पोटेशियम आयन को बाहर भेजा उसने, ठीक है, अब हुआ ये कि इसके चलते पोटेशियम आयन तेजी से वो बाहर की ओर गए और मेम्ब्रेन को उन्होंने वापस से रीपोलराइज करने की कोशिश की। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या था, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम था, यहां पर मेम्ब्रेन थी डीपोलराइज, है ना बेटा, ठीक है, यहां पर मेम्ब्रेन क्या हुई, मैंने आपसे कहा यहां पर मेम्ब्रेन क्या, सॉरी ये मेम्ब्रेन थी पोलराइज, ये मैंने कहा था ये मेम्ब्रेन थी, गलत बोल दिया मैंने, ये मेम्ब्रेन थी पोलराइज, ये मेम्ब्रेन पोलराइज मेम्ब्रेन थी, के यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ डीपोलराइजेशन, यहां पे डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये होगा रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है बेटा, है ना, पहले मेम्ब्रेन पोलराइज थी, एक्शन पोटेंशियल मिला, उसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिला, डीपोलराइज हो गई, वापस से रीपोलराइजेशन हो रहा है, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल रहे हैं, और साथ साथ में सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा है, जो अंदर के सोडियम को बाहर भी निकाल रहा है, वो भी काम करने लगा के। अब चूंकि सोडियम आयन अब बाहर से अंदर आ नहीं पा रहे हैं, अंदर से पोटेशियम तेजी से बाहर निकल रहा है, तो कुछ समय के लिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन का जो वैल्यू है वो नीचे की ओर -70 से -90 तक पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ठीक है। वापस से ये सब कुछ रीएस्टैब्लिश होगा, कुछ मिली सेकंड लगेंगे इसको वापस से रिस्टोर होकर वापस से वो पुरानी वाली कंडीशन है। पोटेशियम देखो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो था जो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल था। अभी क्या होगा, पोटेशियम अधिक मात्रा में बाहर निकल गया, ठीक है, तो अभी पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक नहीं, पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हम, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन हो गई है हाइपर पोलराइज, मेम्ब्रेन हो गई हाइपर पोलराइज,
ठीक है बेटा, है ना। और जब पोटेशियम आयन फिर से अपने आप को रीसेट कर लेगा कि अंदर बाहर जो बैलेंस था बैलेंस कर लेगा, तो मेम्ब्रेन अगेन हो जाएगी वो पोलराइज, अगेन मेम्ब्रेन पोलराइज जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ देयर आर फेजेस कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, देन दी अगेन नॉर्मल पोलराइजेशन लेवल, क्लियर, ठीक है। एंड इट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द आयन चैनल्स, के एंड यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसे ये पूरा का पूरा काम कर रहा होता है, इसका इमेजिनेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, कहीं 2500 एमसीक्यू आएंगे, आप किसी एमसीक्यू में आप गलती नहीं करेंगे आप, क्लियर, ठीक है। तो ये तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया किसी ने कहा कि सर कैल्शियम आयन के कम होने पर, कैल्शियम आयन के कम होने पर मेम्ब्रेन हाइप जो है वो मेम्ब्रेन जो होती है वे मतलब ऐसा कहा जो है, जो स्टेटमेंट देखिए गेनोम में जो लिखा है, किसी ने स्टेटमेंट भेजा था आप में से, the calcium ion, the notably calcium ion can affect the membrane potential through both channel movement and membrane attraction. A decrease in extracellular sodium, extracellular calcium ion concentration increase the excitability of the nerve. Okay, तो आप में से क्वेश्चन ये किया आपने कि जब कैल्शियम आयन का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में लेवल कम होता है तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए, दी एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन दी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, यदि कैल्शियम आयन है तो मतलब 2 प्लस है, ठीक है, क्लियर, 2 प्लस है, ठीक है ना। इमेजिन करते हैं, अब एक काम करता हूं मैं, बिल्कुल छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस चीज को समझ सके बेटा, और बिल्कुल एकदम दिमाग रखिए। इमेजिन करते थे एक मेम्ब्रेन थी, इसके पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस थे, 10 इसके पास प्लस थे, मेम्ब्रेन के अंदर 10 माइनस थे, है ना। तो हम एक बैलेंस इक्विलिब्रियम में एक मेम्ब्रेन को मानते हैं, इसमें माइनस थे, ठीक है, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बेटा, ठीक है ना। अब इमेजिन करते हैं कि जो 10 प्लस थे उसमें ये था कैल्शियम के 2 प्लस थे, ठीक है, कैल्शियम के 2 प्लस थे, बाकी प्लस ये सब के सब बाकी प्लस क्या थे, ये बाकी सारे प्लस किसके थे, हमने मान लिया, हमने कहा ये सारे के सारे प्लस सोडियम आयन से, सिंगल आयन से, क्लियर। ये मान लिया माइनस की क्लोराइड का हो सकता है, प्रोटीन का होता है, तो हमें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम आयन। कौन है, सोडियम आयन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, नॉर्मल कंडीशन जब मेम्ब्रेन नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी को शो कर रही थी, मेम्ब्रेन जब नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी शो कर रही थी, तो इस तरह का कंपोजिशन था, हमने मान लिया, हमने कहा कि 6 सोडियम आयन प्लस में थे और जो है 2 कैल्शियम आयन थे, टोटल चार्ज 10 था, ठीक है। जब भी कभी आयन चैनल खुलते थे एक्साइट होके, तो इन 6 सोडियम में से कुछ अंदर आते थे और जो है इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया करते थे और काम चल रहा था। सडनली हुआ ये कि इस व्यक्ति को कैल्शियम आयन की कमी हो गई, कैल्शियम आयन इसकी बॉडी में कम हो गया। नाउ इमेजिन, नाउ एवरीवेयर इज द सोडियम, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से एग्जांपल बता रहा हूं। अब यहां पे क्या हुआ, कैल्शियम नहीं है, अब यहां पे सोडियम ही सोडियम है। देखो प्लस तो 10 रहेगा, प्लस तो 10 ही रहेगा, अंदर माइनस प्लस, तो आयनिक बैलेंस तो मेम्ब्रेन के ऊपर रखना ही पड़ेगा। अब जैसे कैल्शियम कम हुआ तो सोडियम रुकने लगा, वहां पे सोडियम 10 हो गया यहां पे। अब वही सेम एक्शन, अब क्या है, अब देखो नॉर्मल स्टिमुलस था, थोड़ा सोडियम अंदर आ रहा था, थोड़ा सोडियम अंदर आने पर वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सोडियम कम अंदर आया। अब जब कैल्शियम को आपने रिप्लेस करके हटा दिया, वही नॉर्मल, वही सब ऑप्टिमल स्टिमुलस, वही सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, उसके थ्रू नाउ मोर सोडियम कम्स इनसाइड, क्योंकि वो सोडियम जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना, वो कैल्शियम की जगह पर प्रेजेंट है। अब जब क्या हुआ, जब कैल्शियम कम हुआ मतलब आयनिक बैलेंस बिगड़ा, सोडियम की मात्रा बढ़ गई, तो उसी सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर मोर सोडियम अंदर आया, तो जो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, जिसका जवाब नहीं देना था, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने का था, वो जनरेट हो गया, मतलब मेम्ब्रेन बिकम्स मोर, है ना, ठीक है, क्लियर। यार बता दो आपको, the entire medical is very very interesting.
100% कॉन्सेप्चुअल है। जो लोग मेडिकल को रट रहे हैं, याद कर रहे हैं कि भैया क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आए हैं उनके क्वेश्चंस को मैं याद कर लूं, उनको 3 बार लिख लूं, 4 तरह के डायग्राम बना लूं, प्रोफेसर के साथ में गुडी गुडी बॉय बन जाऊं उठ के, तो भैया काम नहीं आएगा। काम आएगा फंडामेंटल क्लियरिटी की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो काम आएगा। ठीक है, और आप लकी लोग हैं, आप भाग्यशाली लोग हैं जो हेल्थ केयर में आप जो है वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, पढ़ने के आप कभी भी आप अंडरस्टिमेट, मेडिकल कॉलेज का माहौल डिफरेंट टाइप का होता है, वो अंडरस्टिमेट करवाया था आपको, क्योंकि आप बुद्धिमान लोगों के बीच में रह रहे हैं। वहां पर जो सब ऑप्टिमल है ना, जो एवरेज है, एवरेज से नीचे है, वो भी बहुत बुद्धिमान है बाहर की तुलना में। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका मुकाबला टॉप ब्रेन्स आर इन द कॉलेज। ठीक है ना, ये आपको सब जगह माहौल मिलेगा, टॉप आईआईटीज में, टॉप आईआईएम में, सब में आपको कुछ स्टूडेंट डिप्रेस भी मिलेंगे, आपको कुछ मोटिवेटेड भी मिलेंगे। हर आदमी बोलेगा कहां फंस गए, ये भी लगेगा उसको, कहीं नहीं फंसे, यू आर इन द मोस्ट लकीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, देख रहे हैं आप क्या माहौल है बाहर, है ना, डॉक्टर्स की जय जयकार हो रही सब जगह पे। इसलिए फंडों पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे फिर बात करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा जरूर मेरे को किस लेक्चर में, आप ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हो, मैं ऐसे ही लेक्चर ले लूंगा आपके। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।